पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक चिट्ठी से बीजेपी की राजनीति की पूरी तरह से पोल खुल गई। धनखड़ बीजेपी के लिए क्या थे और अब क्या है, उस एक चिट्ठी से अब सबके सामने सच्चाई आ गई। मैं तो कहता हूं, धनखड़ की चिट्ठी से गोदी मीडिया, सरकार और बीजेपी के बीच किस लेवल का कोऑर्डिनेशन कितना गहरा है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी किस कदर आखंड राजनीति में डूबी है, उसकी ये चिट्ठी कलई खोलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने जब अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो करीब सैकड़ों थ्योरीज सामने आई। धनखड़ ने सेहत का हवाला दिया, लेकिन हर किसी ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया। किसी ने कहा धनखड़ ने खुद से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया। किसी ने कहा धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर मोदी शाह को चुनौती देने लगे और उनकी ये चुनौती मोदी शाह और उनकी ब्रिगेड पर नागवार गुजरी। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। ये बात तो पूरी तरह सच है कि मोदी शाह ने ही धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इस बात की जानकारी धनखड़ को थी। ये मैं उनकी चिट्ठी को पढ़कर उसमें लिखे शब्दों को अपने अनुभव से विश्लेषण करके कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से शुरू की गई एक नई तरीके की राजनीति का हिस्सा है। दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे की असल वजह बताऊंगा, उससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन को उनकी ओर से लिखी गई चिट्ठी के बारे में जान लीजिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक राधाकृष्णन को बधाई दे रहे हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ ने भी राधाकृष्णन को बधाई दी और उन्होंने लिखा, आदरणीय राधाकृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से के निवास भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। इस गरिमामय पद पर आपकी नियुक्ति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में ये गरिमामय पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं। सोचिए दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, तब से उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला था। विपक्ष सवाल उठा रहा था, आखिर धनखड़ अपने इस्तीफे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आखिर विपक्षी सांसदों के फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर इतने दिनों तक इस्तीफे के बाद कहां गायब हो गए? तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन धनखड़ की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब जबकि एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने तो उन्हें बधाई फौरी तौर पर देने के लिए क्यों सामने आ गए? बधाई के जरिए जगदीप धनखड़ सीपी राधाकृष्णन को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इसे सिर्फ बधाई के तौर पर लिया जाना चाहिए या फिर धनखड़ की ओर से राधाकृष्णन को दिए गए बधाई संदेश में बीजेपी की राजनीति का पूरा खाका है? एक प्लान छिपा हुआ है, एक टास्क की याद दिलाई गई। वो टास्क क्या हो सकता है? क्या बीजेपी की ओर से बीजेपी के दो बड़े चेहरे मोदी शाह की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को भी उपराष्ट्रपति पद देने के नाम पर टास्क दिया गया जो वो नहीं निभा पाए और उन्हें पद से हटना पड़ा? दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की पश्चिम यूपी, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के जाटों के बीच एक नेगेटिव छवि बनी। फिर उसके बाद इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों की ओर से जाट समाज से आने वाले धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। बावजूद इसके धनखड़ अपनी उपस्थिति से जाट समाज के बीच बीजेपी के प्रति उनकी सोच को बदलने में कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव में तो इसका असर दिखा जब पश्चिमी यूपी और हरियाणा के जाटों ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो जाटों का पूरा वोट कांग्रेस को गया। हालांकि धनखड़ ने किसानों के मामले में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सार्वजनिक मंच पर बुरा भला भी कहा, बावजूद इसके कुछ असर नहीं हुआ। साफ है, जिस मकसद से धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब कहा जा रहा है कि संघ के खेमे से आने वाले
सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया गया क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों के टारगेट पर तमिलनाडु है, क्योंकि राधाकृष्ण तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्ण पश्चिम तमिलनाडु के ओबीसी गौडल समुदाय से आते हैं। देश में ओबीसी राजनीति का एक शक्तिशाली मतदाता है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ही इसे जोर शोर से अपना रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर अपनी बात रखी है। देश के शीर्ष 3 पदों में राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला और ओबीसी समुदाय के 2 पुरुष आसीन हैं। एक दक्षिण से राधाकृष्ण और दूसरे पश्चिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी पैन इंडिया अपील है। उपराष्ट्रपति चुनाव को आमतौर पर इस तरह का प्रचार नहीं मिलता जैसा इस मुकाबले ने पैदा किया। मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं था, अगर कुछ था भी तो उनका अभियान शांत था, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का आग्रह किया था और राधाकृष्ण राष्ट्रवादी मुद्दों की पैरवी कर रहे थे। खैर, राधाकृष्ण के पास धनखड़ वाला ही टास्क है, तमिलनाडु में बीजेपी को स्थापित करना। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तमिलनाडु को सबसे बड़ी चुनौती मानती है और इसके लिए उसने मतदाताओं को लुभाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कामयाबी नहीं मिली। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना से लेकर काशी और तमिल लोगों के बीच काशी तमिल समागम की स्थापना तक की गई, लेकिन अभी बीजेपी तमिलनाडु के लोगों के दिलों से ये नहीं निकाल पाई कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है। तमिलनाडु के लोग मानते हैं बीजेपी उच्च जातियों की पैरोकार करने वाली पार्टी है। राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद पर प्रमोट करने से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी चाल अन्नामलाई के रूप में एक करिश्माई तमिल नेता की खोज थी। वो लगभग अकेले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंकों में पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन सीटें दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। फिर क्या था, बीजेपी में अन्नामलाई किनारे कर दिए गए। अब उनकी जगह राधाकृष्ण पर दाव खेला गया है। ये दाव कुछ इस तरह का है जैसे बीजेपी ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर किया था। पता नहीं क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि राधाकृष्ण धनखड़ की तरह ही काम करने वाले हैं। हालांकि राधाकृष्ण को धनखड़ की राह पर चलने से रोकने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हवाला दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण जो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के प्रेरक शब्दों को स्मरण करती है। 16 मई 1952 को राज्यसभा के उद्घाटन के अवसर पर प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और राजनयिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था, मैं किसी एक दल का नहीं हूँ और इसका अर्थ ये है कि मैं इस सदन के हर दल का हूँ। मेरा प्रयास संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखना है और प्रत्येक दल के प्रति पूर्ण निष्पक्षता और समानता के साथ कार्य करना होगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं और सभी के प्रति सद्भावना रखते हुए। यदि कोई लोकतंत्र विपक्षी समूह को सरकार की नीतियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्पष्ट आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है तो वो तानाशाही में बदल सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने जीवन में इन बातों को हूबहू और भावना दोनों ही अर्थों में पूरी तरह से आत्मसात की। तो जिस तमिलनाडु में घुसपैठ करने के लिए बीजेपी ने सीपी राधाकृष्ण के लिए कुर्बानी जाट समाज से आने वाले धनखड़ की ली और उन्होंने भी शायद अपनी इच्छा से कुर्बानी दे दी, उसी तमिलनाडु से आने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्ण के विचार को आगे रखकर जयराम रमेश ने सीधे तौर पर उन्हें कहा, पक्षपाती मत होइएगा। उससे आगे मुझे लग रहा है हर प्रमुख पद को बीजेपी ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए संजो कर रखा है। जहां अपनी राजनीति को साधना है वहां से आने वाले नेताओं को पद दे दिया। मुझे तो यहाँ तक लगता है मोदी शाह कहते होंगे, देखिए पद आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको बीजेपी की राजनीति को मजबूत करना है, अपनी जाति, अपने प्रदेश में बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाना है।
अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो फिर पद वापस ले लिया जाएगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। शायद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी यही कहा गया होगा, तभी तो अचानक इस्तीफा देने के बाद भी वो खामोश रहे, एक शब्द भी नहीं कहा और अब बधाई दे रहे हैं, मानो कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं। मुझे तो लगता है धनखड़ का अब भी बीजेपी से प्रेम है, वो अब भी मोदी शाह के ही समर्थक हैं।